हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम 22 अक्टूबर 2025 की वेडनेसडे की आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं द हिंदू की। हमारी ये सीरीज़ रहती है जिसमें हम इन 5 सब्जेक्ट को लेकर पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। तो इससे रिलेटेड हमारे जो न्यूज़पेपर में जितने भी करंट अफेयर आते हैं द हिंदू में, तो उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो क्या है, ये न्यूज़ आ रही है अभी जो हाल ही में H1B वीज़ा में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो वो किस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक और मतलब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि ये किन किन लोगों पर लागू होने वाला और किन पर नहीं। तो सबसे पहले ये जो H1B वीज़ा है इसको हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। तो एक तरह से ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, यानी कि अमेरिका में जो वहाँ पर प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले जो होते हैं, उनको ये दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होता है जो कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, यानी कि किसी खास काम में उनको महारत हासिल है, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर हॉस्पिटैलिटी यानी कि चिकित्सा, वित्त या फिर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है। वहाँ पर मतलब स्पॉन्सर करते हैं कंपनीज वहाँ की। ये वीज़ा जो अमेरिका कंपनियों को विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने में मदद करता है, यानी कि विदेश से जितने भी लोग जो होते हैं, यानी कि स्किल्स जिनके पास होती हैं, उन सभी को ये वीज़ा दिया जाता है। खास करके जब अमेरिका में जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयर होते हैं, वो इतने ज़्यादा अवेलेबल ना हो या फिर वहाँ पर उनकी शॉर्टेज हो जाए, तो फिर ऐसे वीज़ा H1B वीज़ा दिया जाता है। अब योग्यता क्या है, ये किन किन को मिलता है? जिन्होंने कम से कम बैचलर डिग्री की हो, यानी कि जो भी एक तरह से ग्रेजुएशन होती है, और उनके जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है तो वो टेक्नोलॉजी की उसने ग्रेजुएशन की हो। अगर कोई और क्षेत्र में जैसे एजुकेशन में जाना चाहते हो तो वो भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके पास। इसके अलावा और भी जितने भी इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है तो उसने भी कम से कम तो ग्रेजुएशन की हो। नौकरी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उसकी ज़रूरत हो, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, डेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर प्रोफेसर, तो इन सभी को, ऐसे व्यक्तियों को वीज़ा दिया जाता है। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? अमेरिकी नियोक्ता का एक ये प्रयोजन जरूरी है, यानी कि वहाँ पर जो अमेरिका की वहाँ पर जो कंपनीज है या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ये स्पॉन्सर किया जाता है। तो उनको USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को ये चीज़ साबित करनी होती है कि ये नौकरी एक विशेषता वाला व्यवसाय है, यानी कि उस नौकरी में यही व्यक्ति, मतलब उन्हें किसी खास एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो इसी वजह से उनको बाहर ले, यानी कि फॉरेन से उनको लोगों को मंगवाया जा रहा है। तो नियोक्ता को LCA यानी कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, और मजदूरी काम की स्थिति की जानकारी दी जाती है कि आपको कितनी पे मिलेगी, आपको कितना काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ होता है। इसकी लागत कितनी रहती है? नॉर्मली अगर हम इनकी एक तरह से देखें, इसकी जो एक तरह से शुल्क कितना होता है, $780 के अलावा जैसे कि प्रीमियम जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए $2,805 लगते हैं। इसके साथ अभी हाल ही में $1,00,000 शुल्क लगाया गया है H1B वीज़ा पर। लेकिन जो परिवर्तन है, लेकिन ये स्थिति जो है परिवर्तन पर नहीं है, यानी कि परिवर्तन पर अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उसमें ये स्थिति नहीं होती है। तो भारतीय के लिए इसका क्या महत्व है? तो H1B वीज़ा में 70% से अधिक जो है भारतीय वहाँ पर काम करते हैं अमेरिका में, खास करके IT के क्षेत्र में, जिसमें TCS, इन्फोसिस, गूगल, अमेजोन जैसी जो कंपनीज हैं। इसके अलावा भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि F1 वीज़ा, यानी कि F1 क्या है, जो छात्र वीज़ा यानी कि स्टूडेंट वीज़ा जो होता है उससे H1B में बदलते हैं, खास करके OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेनिंग के बाद। एक तरह से पहले वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जो भी वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर H1B वीज़ा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें न्यूज़ क्या आ रही थी कि ये जो वीज़ा है H1B वीज़ा, इसकी जो पहले फ़ीस थी करीब मतलब कम थी, अब जो है $1,00,000 कर दिया गया है। करीब अगर हम देखें भारतीय रुपए में तो 88 से 90 लाख डॉलर जो है, सॉरी 88 से 90 लाख रुपए जो है भारतीय रुपए एक वीज़ा के लिए लगेंगे। अब देखिए इसका नया शुल्क क्या है जो नया लगाया गया, तो 21 सितंबर से ये लागू हुआ था। और जो नए आवेदन है, यानी कि जो नई इसमें जो नए लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए ये जो एक्स्ट्रा उन पर जो
फीस लगेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस उन पर लगेंगे, जो मुख्य रूप से उन विदेशी श्रमिकों के लिए जो कि अमेरिका के बाहर हैं, जिनके पास वैध H1B वीज़ा नहीं है यानी कि जो अमेरिका से बाहर रहते हैं। तो इसके अलावा मतलब उनके पास ऐसा वीज़ा नहीं है तो उन पर ये शुल्क लगेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका ये कहना चाहता है कि ये जो है उच्च कुशल विदेशी श्रमिक जो हैं उनकी भर्ती को कंट्रोल किया जाएगा, ताकि फ़ॉरेन के लोग वहाँ पर ज़्यादा ना आए और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो मतलब कि लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको एक तरह से उनको मतलब अनसेफ फील ना हो कि बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। तो इसी तरह वो खुद के जो एम्प्लॉयर हैं उनको रोज़गार ज़्यादा देना चाहते हैं। ये जो शुल्क होता है ये वन टाइम है, यानी कि एक मात्र है और इसको बाद में फिर बढ़ाया भी जा सकता है। ये इसको परमानेंटली नहीं किया गया। अभी 1 लाख है, हो सकता है कल को $1.5 लाख कर दे या फिर $2 लाख कर दे, तो ये कहीं भी कितना भी किया जा सकता है। अगर हम देखें भारत में तो 70% से ज़्यादा जो भारतीय ये इस वीज़े का यूज़ करते हैं। और जो कंपनियां हैं जिसमें TCS, इन्फोसिस, अमेज़न, इन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज क्या करेंगी, फिर इन लोगों को सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को ही बुलाना पड़ेगा। वो भी अब देखिए, एक कंपनी है, मान लीजिए TCS कंपनी है, उसको मान लीजिए 50 कर्मचारी चाहिए, 50 चाहिए, 30 मान लीजिए उसको मिल गए अमेरिका में, अब 20 लोग उसको और चाहिए, लेकिन वो उसने भारत या फिर कहीं और से मंगवाने हैं। लेकिन अब ये मंगवाएगा तो इसको करीब 20 लाख जो डॉलर है ये खर्च करने पड़ेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 88 लाख रुपए से, भारतीय रुपए से। हालांकि कुछ जो कंट्रीज है उनकी जो करेंसी है उनकी वैल्यू भी कम होती है, तो फिर वो ज़्यादा लगेंगे। तो इसी तरह क्या है ना कि ये कंपनियां जो उन पर बोझ बढ़ जाएगा कि वो इतना ज़्यादा खर्च तो इन वीज़ा पर ही करने लग जाएंगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अब सिर्फ इतने ज़्यादा लोग जो पहले जाते थे अब इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पाएंगे H1B वीज़ा के तहत। अब देखिए इसमें जो छूट क्या दी गई है, जो अगर अमेरिका में पहले से वैध वीज़ा है किसी के पास या फिर H1B स्थिति में परिवर्तन डिमांड कर रहे हैं तो इतना शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। इसके बाद एक्सटेंशन भी हो सकता है। कैप एक्सेप्ट संस्थाएं जो होती हैं जिसमें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो NGO वगैरह होते हैं, उनके लिए छूट दी गई है, छूट दी गई थी पहले और जो अब और ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसके लिए शर्त क्या है कि आवेदन जो है अमेरिका के अंदर ही उसको मतलब एप्लीकेशन अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए और USCIS स्थिति को मंजूर होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि जिसने भी उसको स्पॉन्सर करना है उसको ये दिखाना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ अवेलेबल नहीं है ये जो श्रमिक है, इसीलिए बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है किसी प्रकार से तो कंसुलर प्रोसेसिंग मांगी जाती है, तो शुल्क जो है वो ज़्यादा, यानी कि फिर फीस एक्स्ट्रा लग सकती है। इसके अलावा H1B वीज़ा जब अभी हाल ही में जिनके पास हैं वे अमेरिका से अंदर बाहर जा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टैरिफ या एक्स्ट्रा शुल्क के, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी ये वीज़ा है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए एप्लीकेंट्स होंगे उनको ये चीज़ ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। राहत किसको मिली है? भारतीय छात्रों में अगर हम देखें तो जो F1 वीज़ा यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उससे अगर कोई H1B वीज़ा में कन्वर्ट करता है तो इससे फ़ायदा होगा, यानी कि उनको इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा फीस नहीं लगेगी। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद H1B वीज़ा जो होता है फिर बाद में लॉटरी की तरह चुने जाते हैं। इसके बाद कंपनी ट्रांसफ़र अगर करती है, मान लीजिए कि L1 वीज़ा धारक जो हैं, जो IT प्रोफेशनल्स के पास होता है, उनको H1B में अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो उनके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो स्पॉन्सर होते हैं, अमेरिकी कंपनियां अब जो है चिंता मुक्त होकर डोमेसाइल्ड US फाइलिंग कर सकती हैं और बिना किसी उनकी $100,000 का बोझ उठाए, यानी कि ये 1 लाख जो डॉलर का अभी बोझ लगा है इसके बिना ही जो स्पॉन्सर है वो कंपनियां कर सकती हैं। अब देखिए शुल्क कब लगेगा। नए आवेदन जो नए एप्लीकेंट्स होंगे, अगर स्थिति जो परिवर्तन मंजूर नहीं होता तो वीज़ा स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो यानी कि भुगतान यानी पेमेंट कैसे होगा, जो वहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है किसी तरह से वीज़ा तो आपको रिफंड मिल जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध कैसे चल रहे हैं। हालांकि अमेरिका के द्वारा भारत पर अलग अलग प्रकार की चिंताएं, अलग अलग प्रकार के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भारत को एक तरह से आर्थिक जो डगमगा रहा है, भारत का एक तरह से आर्थिक स्थिति
स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है, तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ माना जा सकता है। अगर हम इतिहास से देखें 1947 से लेकर 1991, जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, तो उस समय पर भारत की जो एक नॉन अलाइनमेंट की नीति थी, उसके कारण अमेरिका ने भारत को सोवियत संघ के साथ करीबी मानकर दूरी बना ली थी कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट ग्रुप में आता है और फिर उसके साथ यानी कि उसके यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध है भारत के, तो अमेरिका थोड़ी भारत से दूरी बनाता है। फिर 1971 में युद्ध होता है, तो भारत जो है पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान का ही साथ दिया था। फिर आता 1991 का टाइम, उसके बाद कुछ आर्थिक सुधारों के बाद संबंध थोड़े सुधर जाते हैं। 2005 से लेकर 2008 का एक न्यूक्लियर समझौता होता है और इसने भारत को एनएसटी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में अपवाद दिया था। इसके बाद मोदी और ट्रंप का अभी जो युग चल रहा है 2014 से, जब से पीएम मोदी बने हैं तब से, और जो पहले राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके बीच जो व्यक्तिगत संबंध मजबूत रहे और हाउडी जो मोदी है, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम वगैरह जो मतलब चलाए गए थे, तो इससे देखा जाता है कि ये संबंध थोड़े अच्छे भी हैं। रक्षा के क्षेत्र में कैसे है, भारत अमेरिका का सहयोग जो है वो क्वाड के जरिए बना हुआ है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो चीन के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ समझौते भी हुए इनके बीच, जैसे कि BECA 2020 का समझौता, कॉमकासा 2018 का समझौता। इसके अलावा और भी जो एक तरह से दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री है उनके जो भी एक्सरसाइज होती रहती है, वो भी एक तरह से सहयोग होता है। इसके बाद 2025 में जो अभी कॉम्पैक्ट पहल हुई थी, उसके तहत सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि सहमति बन रही है। इसके बाद व्यापार अर्थव्यवस्था में कैसे संबंध है, तो 2024 में द्विपक्षीय व्यापार हुआ था भारत का अमेरिका के साथ $212 बिलियन का। अमेरिका को भारत से 80 से 85 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी शिक्षा, डिजिटल सेवाएं और रक्षा बिक्री के क्षेत्र में, यानी कि जो भी हथियार वगैरह बेचे जाते हैं भारत को उससे। लेकिन 2025 में विवाद हो जाता है। क्यों विवाद होता है? क्योंकि ट्रंप ने रूस से भारत के द्वारा तेल खरीदने पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और उससे नाराज हो गए। अगस्त 2025 में 25% टैरिफ लगा, फिर 50% तक बढ़ गया। इसके अलावा भारत ने ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन के साथ विविधीकरण को बढ़ा दिया, जो सितंबर 2025 में वार्ता यानी कि बातचीत फिर शुरू हुई, लेकिन अभी इनके ट्रस्ट इशू चल रहे हैं भारत और अमेरिका के। इसके अलावा प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष के क्षेत्र में ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, इन सभी में सहयोग हुआ। नासा इसरो का जो निसार मिशन है 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये दोनों का एक तरह से कोलैब करके मिशन बनाया गया। साफ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए $1 बिलियन फाइनेंसिंग अफ्रीका पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जन से जन संबंध, यानी कि लोगों के बीच कैसा संबंध है भारत का अमेरिका के साथ, तो 40 लाख जो भारतीय अमेरिकी डायस्पोरा चल रहा है। H1B वीज़ा पर छूट दी गई है, लेकिन उससे सिर्फ IT पेशेवरों को ही राहत मिली है। इसके अलावा शिक्षा में अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर करीब 2.5 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें चुनौतियाँ क्या बनी हुई हैं, तो व्यापारिक असंतुलन है, क्योंकि अमेरिका का जो 35 से 40 बिलियन अधिशेष है, लेकिन टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है। रूस के साथ संबंध, हमारे जो भारत के रूस के साथ संबंध है, तो ये चीज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। तो ट्रंप ने भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि एक तरह से जो ट्रंप है वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक तरह से भारत का भी हाथ है, यानी कि इस युद्ध को बढ़ा रहा है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो भारत है वो रूस से तेल खरीदता है। अब रूस से जब हमारी ज़रूरत है, हमें तेल खरीदना है, तो वहाँ पर उनको फिर पैसा मिलता है। तो वो कह रहा है कि इससे उनकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है रूस की। एक तरह से अमेरिका ये चाहता है कि रूस की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाए और वो कोई भी हथियार ना खरीद पाए, ना ही बना पाए। इसके अलावा चीन कैसे इसमें काम कर रहा है, मतलब चीन भी एक तरह से बहुत बड़ा रीज़न है। क्वाड मजबूत हुआ, लेकिन ट्रंप की जो पाकिस्तान नीति है, यानी कि ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, उससे भारत थोड़ा नाराज है। इसके अलावा H1B वीज़ा प्रतिबंध, IPR विवाद, इसके साथ ही जो भारत और जो अमेरिका, अमेरिका ने भारत पर इतना शुल्क लगाया है,
तो उसके कारण भारत नाराज़ आ रहा है, मतलब नज़र आता है कि अमेरिका के साथ डायरेक्टली तो हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अमेरिका से थोड़ा पीछे अपने हाथ खींच रहे हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्वाड के आईसीईटी की पहल का संबंध किस से है? जलवायु परिवर्तन, साफ ऊर्जा, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, समुद्री अभ्यास मालाबार, वैक्सीन वितरण, कोवैक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, इन सभी पर सहयोग करना। तो ये क्वाड के तहत इसका मतलब इस पर फोकस किया जा रहा है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब किस पहल से जुड़ा है? तो ये क्वाड समिट 2025 में हुआ है, मिशन 500 फरवरी 2025 में जो मोदी और ट्रंप की बैठक हुई उसमें हुआ है, या फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, या फिर बिम्स्टेक समझौता जो है, इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट है। मतलब कि 500 मिशन एक नाम है ये मिशन का, और इसमें मोदी ट्रंप ने बैठक की, और जो द्विपक्षीय यानी कि बाईलेटरल जो व्यापार है भारत और अमेरिका का, उसको $500 बिलियन तक 2030 तक बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया। हालांकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, ये हमारी इकॉनमी से रिलेटेड है। हालांकि पहले वाली भी इकॉनमी से रिलेटेड थी, लेकिन वो आईआर में भी कनेक्ट होती है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं इस न्यूज़ में कि जो नेट एफडीआई है, यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो है भारत की एफडीआई 159% जो है 159% कम हो चुकी है अगस्त में। तो ये आरबीआई ने डेटा अपने सामने रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो अभी यानी कि देखा जाए एफडीआई जो थी 2025 अप्रैल और अगस्त की 2025 की, तो 121% हायर थी, यानी कि ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो डेटा रिवील किया गया उसमें 159% जो है वो कम नज़र आ रही हैं। इसमें जो अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि कोर सेक्टर कौन कौन से हैं जहां पर 3 महीने में जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है। तो इसमें कोर सेक्टर की हम बात करेंगे। इसमें बताया जा रहा है ग्रोथ इन एक्टिविटी इन द 8 कोर सेक्टर स्लोड टू 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ में 8 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो ये ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है, मतलब धीमी चली है। और 3% इन सितंबर, अभी जो सितंबर है उसमें 3% कम है। ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन कौन कौन से सेक्टर हैं, इसमें कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, एंड इसके साथ ही जो और भी ज़्यादा मतलब कि फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं। तो ये डेटा में सब कुछ बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कम हुए हैं। अब देखिए एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये सब आपने सुना ही होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये क्या होता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग जिसमें किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति जो होता है दूसरे देश में व्यावसायिक हितों में, यानी कि अपने बिजनेस में, अपने जो कमर्शियल क्षेत्र है उसमें निवेश इन्वेस्ट करता है। जैसे किसी कंपनी में कोई हिस्सेदारी खरीद लेना, यानी कुछ शेयर्स खरीदने, या पार्टनरशिप होनी, नई सुविधाएं स्थापित करना, या फिर जो भी वहाँ पर बिजनेस चल रहा है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर देना। इसके अलावा ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं या उनका प्रबंधन या फिर नियंत्रण, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इस एफडीआई को अगर हम देखें तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एफडीआई भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें पहली होती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो फैक्ट्रियां, कार्यालय, इन सभी का निर्माण किया जाता है, नई सुविधाएं होती हैं। फिर आती है ब्राउन फील्ड, जो अभी व्यवसाय चल रहा है उसमें हिस्सेदारी को खरीदना या फिर उसका विलय कर देना, यानी कि एक तरह से पार्टनरशिप खरीद लेना या कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लेने। तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। इसके साथ ही संयुक्त उद्यम, यानी कि स्थानीय या फिर विदेशी कंपनियों के बीच साझेदारी जो होती है। पुनर्निवेश आय, विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में जो लाभ होता है, अर्जित किया जाता है, उसका पुनर्निवेश करना। इसमें देखिए भारत में एफडीआई के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, या फिर किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास होता है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन की जो कंट्री है, कंट्री में फॉरेन की कोई भी कंपनी है, उसने भारत में आके इन्वेस्टमेंट किया, तो इससे क्या होगा, भारत में आमदनी बढ़ेगी, फिर इससे राजस्व जो होगा वो भी, यानी कि टैक्स सरकार को ज़्यादा मिलेगा,
सरकार की आमदनी बढ़ेगी, उसके साथ ही वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो उस जो देश है या उस पर्टिकुलर एरिया उसका आर्थिक विकास होगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अगर मान लीजिए किसी ने भारत में आकर कोई भी मान लीजिए हथियार बनाने की कोई कंपनी ओपन कर ली, कोई ऐसी अ, मान लीजिए अगर डीआरडीओ उसमें किसी के द्वारा अमेरिका के द्वारा या रशिया के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसका क्या होगा, फिर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी प्रौद्योगिकी होगी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, टेक्निक वगैरह भारत को सीखने को मिलेगी। इसके साथ ही निर्यात में वृद्धि, अगर मान लीजिए किसी और देश के द्वारा वो यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, फिर क्या होगा, मतलब भारत और किसी और देश के साथ मतलब दोनों मिलकर उत्पादन ज़्यादा करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। बुनियादी ढांचे का विकास होगा, इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा नवाचार बढ़ेगा। कर राजस्व हमने देखा, सारी चीज़ इसी बात पर टिकी हुई कि इसमें मेनली आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसके साथ ही पूरे विश्व के साथ एकीकरण हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं सिंगापुर, यूएई जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा यानी कि भारत में जो 70-80% तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि पूरे विश्व में एक तरह से एकीकरण बनाया जाता है कि पूरे विश्व के जितनी भी कंपनीज़ हैं, मेन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो एक साथ मिलकर एक यूनिटी दिखाएं। अब इसमें जो प्रमुख आंकड़े क्या बताते हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि जो नेट एफडीआई है 2025 में $616 मिलियन है और अगस्त 2024 से ये $1 बिलियन से कम है, यानी कि 59% ये कम हुआ है एफडीआई। इसके अलावा ग्रॉस इनफ्लोज कितने हैं ये सभी आंकड़े दिए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रेपिटेशन जो है डी इन्वेस्टमेंट जो किया यानी कि आगमन से अधिक है, जिससे नकारात्मक शुद्ध प्रवाह हुआ है। अब वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें अप्रैल अगस्त 2025 की, तो कुल जो एफडीआई है वो $10,128 मिलियन रहा है, जो कि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि से यानी कि इसी सेम टाइम पीरियड के दौरान 121% अधिक है, यानी कि ज़्यादा देखा गया। इसमें कुल आगमन कितना है यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना आया है, उसमें 18.2% बढ़कर $43,760 मिलियन और बहिर्गमन यानी कि जो बाहर इन्वेस्टमेंट किया है बाहर वाले देशों में, तो 6.1% कम हुआ है, 21,205 मिलियन हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेट जो एफडीआई है, एफडीआई ऐसे नहीं देखा जाता कि भारत में कितना हुआ उतने परसेंट बढ़ गया या कम हुआ, ऐसे देखा जाता कि भारत में कितने लोग इन्वेस्टमेंट किया गया बाकी कंट्रीज़ के द्वारा और भारत के द्वारा बाकी देशों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उन दोनों को माइनस करके जो नेट जो आता है एफडीआई आती है उसकी बात हो रही है कि टोटल 159% कम हुआ है। अब देखिए गिरावट के कारण क्या बताए जा रहे हैं। एक तो पूरे विश्व में हम देख लें आर्थिक जो चिंताएं बनी हुई हैं, जिसमें अमेरिका व्यापार तनाव सबसे बड़ा कारण है, जो उच्च H-1B वीज़ा शुल्क लगाया गया, इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, इसके साथ ही बहिर्गमन से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो कुल एफडीआई है उसके आगमन में कमी यानी कि बाकी देशों के द्वारा भारत में कम एफडीआई करवाई गई है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के द्वारा लाभदायक आईपीओज और जो द्वितीय बिक्री होती है उसके माध्यम से पूंजी का निकास हो उसमें वृद्धि हुई है। जो भारतीय कंपनी के द्वारा विदेशी निवेश है उसमें कमी है, लेकिन कुल जो बहिर्गमन है अभी भी उच्च है। आरबीआई ने क्या नोट किया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की चुनौतियों के बावजूद अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, लेकिन ये हेडविंड्स यानी कि जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है उस पर प्रभाव डाल रहा है, यानी कि वैल्यू जो होती है एक तरह से मुद्रा की उस पर ये इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय और जो देशवार ट्रेडिंग चल रहा है अभी, कुल एफडीआई का जो बड़ा हिस्सा है यानी कि 75% से भी ज़्यादा है जो सिंगापुर, केमैन द्वीप, यूएई, नीदरलैंड और अमेरिका से आया है। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाएं, बिजली, ऊर्जा और जो संचार की सेवाएं हैं, यहाँ पर 60% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो कम अगर एफडीआई मान लीजिए कम हो चुका है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? सबसे पहले तो रोजगार में कमी होगी, क्योंकि एफडीआई का क्या होता है मेन क्षेत्र यहीं रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ऊर्जा क्षेत्रों में, इन सभी में लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कमी से क्या होता है फिर विस्तार रुक जाता है और बेरोजगारी
बेरोजगारी बढ़ती है, इसी तरह फिर तकनीकी हस्तांतरण में भी बाधा रहती है। अगर विदेशी कंपनियां नई तकनीक लाती हैं तो उससे हमारे देश का भी एक तरह से विकास होता है, लेकिन अगर कमी होती है तो वहाँ के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं। ऑटोमोबाइल में या फिर फार्मा में रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो भी प्रभावित होता है, जिसमें सड़कें, बंदरगाह, स्मार्ट सिटी जैसी जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एफडीआई पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं, भारत की इतनी स्थिति अच्छी है नहीं कि खुद से यानी कि इंडिपेंडेंट होकर सारा कुछ कर सके। किसी के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो फिर ही हमारे पूरे विश्व में एक अच्छी स्थिति बन पाएगी। इसके अलावा पीएलआई योजना जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, ऐसे कार्यक्रम जिसमें इन सभी में देरी के कारण मेक इन इंडिया का जो एक टारगेट है ना, एक लक्ष्य है, वो प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गिरावट है। एफडीआई जो निर्यात है उसमें जो उन्मुख उद्योग है उनको बढ़ावा देता है। 2025 में पूरे विश्व की मांग कम हुई, निर्यात से पहले ही 5% घट चुका है और एफडीआई कमी से ये खराब हो सकता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर दबाव पड़ेगा। शुद्ध एफडीआई अगर नेगेटिव होती है तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा, रुपया कमज़ोर हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर 25 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो घाटा है $20 बिलियन तक बढ़ चुका है। आर्थिक विकास दर में मंदी आ सकती है, जीडीपी कम हो सकती है। इसके साथ ही आरबीआई ने क्या चीज़ नोटिस की है कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें ग्रोथ अनुमान 6.5 से कम रहकर 6% रह सकता है, यानी कि ये भी इस पर दबाव पड़ता है। अब देखिए, एक मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट के कारण ये नहीं है कि सिर्फ उसी क्षेत्र पर असर पड़ेगा, अब पूरी जीडी पर भी एक तरह से इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो निवेशक जो इन्वेस्टर के विश्वास होते हैं उनमें कमी आई है, लगातार गिरावट हो रही, उसके कारण जो निवेशक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मन में थोड़ा डर रहता है कि पिछली बार भी लॉस हुआ था, कहीं इस बार भी लॉस ना हो, तो इसी वजह से वो इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा जोखिम वाला काम समझते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा जो एफडीआई से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ग्रीन फील्ड, इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन फील्ड जो निवेश है ये एफडीआई से संबंधित है क्योंकि उसकी एक टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में एफडीआई के लिए पूरी तरह से खुला है? रक्षा, बीमा, दूरसंचार और रेलवे। कौन सा पूरी तरह से खुला है एफडीआई में? तो ये पूरी तरह से दूरसंचार को पूरी तरह से ओपन किया, रक्षा को नहीं किया, बीमा को भी नहीं और रेलवे को हम पूरी तरह से एफडीआई के लिए नहीं खोल सकते। इसके अलावा भारत में एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफडीआई को भारत में स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति नहीं है। एफडीआई को रक्षा क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही एफडीआई को बीमा क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अनुमति तो है लेकिन 100% उनको छूट नहीं दी जाती कि आप 100% ही जो है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो हमारा एडिटोरियल क्या है, आपको जैसे पता ही है कि आजकल जो पूरे एक तरह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, तो उसमें अब देखिए भारत की जो एक तरह से हम आसपास का अगर हम क्षेत्र देखें भारत का, तो जो फ्रेंडलेस वर्ल्ड है यानी कि मित्र विहीन पूरा विश्व बना हुआ है भारत के लिए। अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो भारत का कोई भी ऐसा इतना ज़्यादा एक तरह से बेस्ट फ्रेंड कंट्री नहीं है जिसके आश्रय भारत है वो कहीं से भी किसी से भी दुश्मनी मोल ले सकता है या फिर किसी के साथ कोई भी है ना अपनी पॉलिसी अपना सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत जो है ये पूरी तरह से, अगर हम सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड ही फ्रेंडलेस बन चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई किसी का फ्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है जितना दिखता है। आप देख सकते हैं अमेरिका भारत को फ्रेंड कहता है लेकिन उधर पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करता है। चाइना से अमेरिका की बनती नहीं लेकिन चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसी तरह जो पूरा हम वर्ल्ड देखें तो फ्रेंडलेस वर्ल्ड है, मित्रहीन पूरा विश्व बन चुका है। तो इसमें भारत का सरवाइव करना, उसके लिए भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, खास करके अपने पड़ोसी देशों में। जो मेनली हम यहाँ पर पड़ोसी देश की बात करेंगे वो हो गए चीन, क्योंकि चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीटर है, बहुत ही बड़ा
हम मान सकते हैं एक तरह से प्रतिद्वंदी है। हालांकि प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोगी भी रहा है। हमारे चाइना के साथ कुछ अच्छे टाई अप भी बने हुए हैं, कुछ ऐसे अच्छे उनके साथ सहयोग हैं, कुछ ऐसे समिट वगैरह चलते हैं जिसके जरिए हम चाइना के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा देते हैं और चाइना भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारा जो बॉर्डर एरिया है, यानी कि LAC का जो क्षेत्र हम देखते हैं, तो वो हमारा चाइना के साथ हमेशा विवाद में रहता है। दूसरी तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसको बहुत सारे वेपन्स वगैरह दिए थे, फाइटर जेट दिए थे, मिसाइलें दी थी। तो इसी तरह कहीं ना कहीं जो चाइना हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो ये जो है हाँ, तो ये जो एडिटोरियल ये M.K. नारायणन के द्वारा लिखा गया, ये फॉर्मर डायरेक्टर है IB के, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो ये क्या कहते हैं कि फॉर इंडिया द चैलेंज ऑफ अडेप्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी टू एमर्जिंग ग्लोबल रियलिटीज इज प्रूविंग टू बी हाईली daunting for its foreign policy mandarins steeped in the traditions of the 1930s, 40s, and 1950s. They seem unable to come to terms with current realities. Adapting India's foreign policy to new global realities is, however, an urgent necessity. उन्होंने कहा है कि ये भारत जो है, इन्होंने 1930, 40 एंड 50 से लेकर अभी तक जो आज का समय ना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है भारत के लिए, चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि अभी हम देखें पूरे विश्व में चारों तरफ ही मतलब इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। कोई भी अगर हम एरिया देख ले, कोई भी हम देश देखें, कोई भी हम महाद्वीप देखें, पूरी तरह से स्थिर नहीं है। तो इसी तरह भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक दुविधा भी है कि जो भारत की पॉलिसीज होती है उनको लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो इंडिया के बारे में क्या देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सुधार की ज़रूरत भी है। आज के समय पर अगर हम देखते तो भारत की फॉरेन पॉलिसी हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि ना तो हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध है, ना ही हमारे चाइना के साथ इतने अच्छे संबंध है, ना ही हमारे जो छोटे छोटे देश हैं जिसमें श्रीलंका है, ऐसे इतने अच्छे संबंध नहीं। लेकिन फिर भी संबंध अच्छे करने के लिए पॉलिसीज़ बहुत अच्छी कोशिश भी की जा रही है, जैसे कि PM मोदी के द्वारा अभी हाल ही में PM मोदी के कार्यकाल में ही हमारे मालदीव्स के साथ संबंध अच्छे हुए हैं। यानी कि कहीं अगर बिगड़ भी रहे हैं हमारे रिलेशंस, तो दूसरी तरफ हम उसको स्टेबल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये जो हम बात करें कि इंडिया के लिए ये नामुमकिन तो नहीं है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत के लिए जो ट्रंप के द्वारा मतलब ट्रंप जो भारत के लिए नई नई दुविधाएं पेश करते रहते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा मायने रखती है कि भारत जो है अपनी विदेशी जो नीति है, विदेश नीति है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे। अब देखिए हमारे कुछ चाइना के साथ टाइज की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते द सिचुएशन इन द नेबरहुड, हमारे जो नेबरहुड की बात करें तो यहाँ पर हमने अभी देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वहाँ पर अभी शांति के लिए एक समझौता तो किया गया, जो अभी हमने देखा था दोहा में एक जो वहाँ पर जो वहाँ पर एक तरह से पैक्ट साइन किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो ड्रैगन के साथ मिलकर भारत को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इसके अलावा अभी आसिम मुनीर के द्वारा भारत को एक तरह से धमकी भी दी गई है न्यूक्लियर वेपन की, न्यूक्लियर वॉर की। उन्होंने कहा कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसको खराब कर देंगे, उसकी जो भौतिक स्थिति है, भौतिक जो भारत का स्वरूप है उसको पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। तो ऐसी धमकियां अब हमारे पड़ोस में ही दी जा रही हैं। अब देखिए आज जो है पूरे विश्व में एक तरह से पूरा एक जाल बुना जा रहा है, एक पूरा जाल की तरह पूरा विश्व उलझ चुका है, जहां पर पुराने गठबंधन तो टूट रहे हैं और नई प्रतिस्पर्धाएं यानी कि नए जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बहुपक्षीयता यानी कि एक साइड ना होकर 2-3 साइड लोग मतलब देश ले रहे हैं, तो इसका दौर लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता, उनके कारण अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसने पूरे विश्व को ही एक तरह से झटका दिया हुआ है। चीन की जो आक्रामक नीति है उसने पूरे एशिया को इनस्टेबल कर दिया, यानी कि अस्थिर किया हुआ है। इसके अलावा मित्र विहीन विश्व में भारत हमेशा से सभी मित्रों के साथ मित्र की नीति पर चला आया है, तो अपनी विदेश नीति को
पुनर्भाषित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि भारत की जो पहले विदेश नीति थी कि सभी मित्रों के साथ मित्र है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि भारत को अपनी विदेश नीति को भी फिर से डिफाइन करना पड़ रहा है। दक्षिण एशिया से लेकर पूरे विश्व के मंच तक भारत की जो कूटनीति उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय अस्थिरता क्या है, पड़ोस में हमारे मित्रों की कमी है। भारत का जो विस्तारित सामरिक है वो गहराई माना जाता है, कभी माना जाता था पड़ोस, लेकिन आज एक मित्र विहीन क्षेत्र बन चुका है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे जो देश हैं वहां पर पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, इसने भारत को अलग थलग कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश में हालिया जो अभी सैन्य विद्रोह हुआ, शेख हसीना की सरकार का जब पतन हुआ उसने भारत के साथ संबंधों को थोड़ा और ज़्यादा तनावपूर्ण बना दिया। नेपाल में अभी सीमा विवाद, जैन जी का जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, तो भारत को बिग ब्रदर की जो छवि है उससे बाहर धकेल दिया। हालांकि नेपाल और भारत जो थे, भारत जो नेपाल का था वो बिग ब्रदर की तरह माना जाता था, लेकिन आज चीन का प्रभाव वहां पर ज़्यादा देखा जाता है। म्यांमार में भी गृह युद्ध हुआ, वहां पर जो बॉर्डर पर जो शरणार्थी संकट है वो बढ़ने के कारण चीन जो है विद्रोही गुट और सैन्य जनता दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। एशिया की एक रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत की विदेश नीति की जो गलतियां हैं, जिसमें क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वैश्विक गठबंधनों पर अधिक जोर देता है, तो इसने जो क्षेत्रीय कूटनीति है उसको कमजोर कर दिया है। यानी कि एक तरह से भारत की कुछ ऐसी नीतियों में कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी हैं जिसके कारण भारत का प्रभाव खुद कम होता जा रहा है। इसके अलावा चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके जरिए मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान में उन्होंने घुसपैठ कर लिया और भारत को इन देशों से भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखने में असफलता मिली। यानी कि भारत भी पूरी तरह से इनको भरोसेमंद नहीं मान सकता। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने सहायता तो दी है, लेकिन चीन की जो वहां पर उन्होंने ऋण दिया उनको, उस जाल नीति ने उनको पीछे छोड़ दिया। यानी कि एक तरह से चीन को अगर हम देखें ना, तो ये सभी हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको लोन देकर अपनी साइड कर रहा है। इसका क्या होता है, भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट का जो एक प्रिंसिपल सिद्धांत है वो एक तरह से खोखला साबित हो रहा है। पूरे विश्व में चुनौतियां क्या है, बहुपक्षीयता का अंत हो रहा है और एक तरफा पर दबाव बन रहा है। पूरे विश्व में भारत ऐसे विश्व से जूझ रहा है जहां पर मित्रता की बजाय लेन देन ज्यादा चल रहा है। अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध मजबूत है, लेकिन ट्रंप जो प्रशासन है उसकी वापसी ने व्यापार युद्ध और जो भी आपूर्ति श्रृंखला है यानी कि सप्लाई चेन है उसमें जो अनिश्चितता है उसको बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ जो खुद को मित्र विहीन महसूस कर रहा है, यानी कि यूरोपीय संघ ये महसूस करता है कि आज उनका कोई भी मित्र नहीं है। भारत को व्यापार रक्षा के भागीदार के रूप में देखता है, लेकिन भारत की जो वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। इसी कारण जो साझेदारी असंतुलित है। चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है लद्दाख से, भारत को जो रक्षा खर्च बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि कहीं भी हमें भी डर रहता है कहीं ना कहीं भारत को भी चीन कहीं किसी भी टाइम हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन जो आर्थिक निर्भरता है वो एक कमजोरी बन चुकी है। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है वहाँ पर जो भारत की परमानेंट मेंबरशिप थी वो भी एक तरह से कैंसिल कर दी गई है। और क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था, आधुनिक चुनौतियां जिसमें जलवायु परिवर्तन, महामारी, इन सभी में भारत जो है असमर्थ साबित हो रहा है। भारत का जो नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक है, लेकिन विश्व दबाव के कारण जो विकसित देश है उनकी तरह कटौती की मांग भारत की जो विकासात्मक एस्पिरेशंस है उनको एक तरह से चोट पहुंचा रही हैं कि अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो भारत की जो अंदरूनी जो स्थिति है वो भी, आंतरिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसके अलावा रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसने ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है, जहां पर भारत को रूस से जब तेल खरीदा तो अमेरिका के द्वारा इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, इन सभी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आंतरिक कारक है लोकतंत्र की छवि, कूटनीतिक विश्वसनीयता। जो वैश्विक मानवाधिकार है संगठन जो है उसने भारत को मेजोरिटेरियन ऑटोक्रेसी यानी कि सांख्यिकतावाद यानी कि ऑटोक्रेसी बताया जा रहा है, जो कि कूटनीति को मजबूर करता है, कमजोर करता है। पड़ोसी देश जिसमें पश्चिम भागीदार एक ऐसे भारत से सतर्क है जो घरेलू स्तर पर दमनकारी दिखता है, यानी कि जो पश्चिमी कंट्रीज है वो भारत को दमनकारी देश बताते हैं। आर्थिक रूप से भारत में निर्धनता, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उससे विदेशी नीति भी प्रभावित हो रही है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2030 तक वैश्विक गरीबी लक्ष्य से दुगुना रहने का अनुमान है और भारत इसमें सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है। ये जो आंतरिक अस्थिरता, वैश्विक साझेदारी उनको कम करती है, यानी कि डीमोटिवेट करती है। इसके साथ ही लचीलापन, नवाचार की आवश्यकता है भारत को। तो एक तरह से ये उपाय बताए जा रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसको एक तरह से उसको फिर से मजबूत करना चाहिए। भारत को क्षेत्रीय कूटनीति में लचीलापन, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश के साथ संवाद करना चाहिए। आर्थिक एकीकरण, जिसमें BRI का जो विकल्प है, और उसके साथ ही आंतरिक सुधार, जिसमें लोकतांत्रिक विश्वसनीयता, लोगों का जो लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है उसको फिर से विश्वास को बरकरार करना होगा। अगर भारत इन चुनौतियों से निपट जाता है तो सिर्फ मित्र विहीन विश्व में जीवित रहेगा, बल्कि एक नया गठबंधन बनाने वाला नेता भी बन सकता है। अन्यथा जो क्षेत्रीय अलगाव है, वैश्विक हाशिए उसका जो है भाग्य लिखेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो सीमा विवाद हमारे मूल तनाव का एक कारण है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC, हमेशा से विवाद का कारण बनी है। 1962 का जब युद्ध हुआ उसके बाद दोनों देशों की सीमा पर शांति बनाए रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी फिर हाल ही के दशकों में तनाव बढ़ चुका है, जब से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। इसके साथ ही गलवान घाटी संघर्ष, जिसे 20 भारतीय और चीनी सैनिक मारे गए थे, तो इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है। इसके साथ ही डिसएंगेजमेंट समझौते 2023-24 में, जिसमें पैंगोंग झील, गोगरा हॉट स्प्रिंग ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन उधर दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में LAC पर फिर सैन्य तैनाती और जो बुनियादी ढांचे का विकास है वो तनाव का मुख्य कारण है। अभी जो रिपोर्ट आई है तो चीन ने LAC के पास अपने जो सैन्य बुनियादी ढांचे को 20% तक बढ़ा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी डर है कि चीन धीरे धीरे भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने भी जवाब में अपनी सैन्य ताकतों को और ज़्यादा तेज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो है तनाव वो बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही आर्थिक निर्भरता, प्रतिस्पर्धा कैसी है, भारत चीन के बीच एक असंतुलित रिश्ता, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि कभी ये रिश्ता जो है संतुलित हो पाएगा। तो चीन भारत का दूसरा व्यापारिक साझेदार भी है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार जो $130 बिलियन से ज़्यादा है। हालांकि भारत का जो व्यापार घाटा $85 बिलियन से अधिक है, क्योंकि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कच्चे माल के लिए चीन पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा 2020 का जो गलवान संघर्ष हुआ, भारत ने चीनी ऐप्स, जिसमें टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया, चीनी निवेश पर सख्ती बरती थी, ऐसे कदम उठाए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के बावजूद चीन से हमारी इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। हम आज भी उतना ही चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों देश जो है आज के समय पर एक तरह से प्रतिस्पर्धी बने हुए। भारत का मेक इन इंडिया, PLI योजनाएं जो है पूरे विश्व में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीन की जो BRI और सस्ते विनिर्माण है उसे बढ़त दी है, यानी कि उसको पीछे छोड़ दिया। तो भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध तो किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि भारत जो चीन है वो अपने सभी देशों में, जितने भी भारत के पड़ोसी कंट्री हैं, सभी में अपने जो है वो पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह स्थापित कर रहा है, जिसके जरिए वो पूरे विश्व को एक कड़ी में बांध रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से विवाद चल रहा है और आर्थिक भू राजनीतिक तनाव पर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा पड़ोस में शतरंज चल रहा है, यानी कि चीन की जो क्षेत्रीय आक्रामकता है उससे भारत के जो पड़ोस हैं, भारत का जो प्रभाव था पड़ोसी देशों में उसको कम किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश ने चीन BRI के तहत बंदरगाह, सड़क और बुनियादी ढांचे में निवेश किया। हालांकि जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, मालदीव में चीनी परियोजनाएं भारत के हितों के लिए खतरा है। अभी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ है, तो चीन ने नई सरकार के साथ संबंध मजबूत किए, उनको ऋण वगैरह दिया, यानी कि लोन दिया, जिससे भारत की स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। पूरे वैश्विक मंच पर क्वाड के जरिए, इंडो पैसिफिक रणनीति के जरिए चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की जो आर्थिक सैन्य ताकत चुनौती देती है। दक्षिण चीन सागर में जो चीन की आक्रामकता, हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है, तो भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है चीन ने अपना,
कूटनीतिक प्रयास और चुनौतियां क्या है? भारत चीन के जो कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की कोशिश तो की है। 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। शंघाई कॉरपोरेशन बैठकों में दोनों देशों के जितने भी नेता थे वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की बैठक हुई। उनके बीच अनौपचारिक मुलाकातें हुई, लेकिन कोई खास इसमें रिजल्ट नहीं निकल पाया। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसकी नीति उसे रूस, अमेरिका जैसे जो देश है उनके साथ संतुलित करने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह देखिए, जब तक हमारे पड़ोस में ही इतने ज़्यादा हमारे मजबूत संबंध नहीं हो पाएंगे तब तक भारत को कहीं ना कहीं हर तरफ से खतरा है। इसके अलावा जो भारत की आंतरिक चुनौती है उससे आर्थिक असमानता बनी हुई है, बेरोजगारी है, जलवायु परिवर्तन। तो चीन के साथ ये सभी हमें compete करने में मतलब कमज़ोर कर रही हैं। पूरे विश्व के मंच पर G20 जलवायु शिखर सम्मेलन, भारत और चीन के बीच जो सहयोग है ये मौके इन्हें देते हैं ऐसे मंच, लेकिन दोनों देशों के जो हित हैं वो अलग अलग होने के कारण सहयोग को लिमिट कर देते हैं कि सिर्फ इस लिमिट तक ही सहयोग रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक तो इसमें मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की ऐसे जो मित्र विहीन विश्व है उसमें भारत को जो अपनी मतलब भारत को एक तरह से विकसित होने में क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है? संयुक्त कार्य समूह, विशेष प्रतिनिधि तंत्र, सीमा रक्षा सहयोग समझौता या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के साथ मेल खाती है। अक्साई चीन क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवादित है जो कि पश्चिम क्षेत्र में आता है। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल में लड़ा गया था। कौन सा कथन सही है? इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा ही सही है। तो भारत और चीन के बीच जो LAC है वो पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के साथ, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये है आपका आज के क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा है? गलवान घाटी, डोकलम पठार, डेपसंग मैदान, लिपुलेख दर्रा। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।